दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 6, जिसका नाम है 3 वर्ग। दोस्तों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे कि सामंतवादी व्यवस्था के पतन के आखिर क्या क्या कारण थे। हालांकि आपकी पुस्तक में इन कारणों को इस रूप में नहीं दिखाया गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो प्रमुख बदलाव जो आए हैं, विशेषकर 14वीं शताब्दी में जो बदलाव आ रहे हैं, ये सामंतवादी व्यवस्था के पतन की ओर इशारा करते हैं। तो आज के इस भाग में सामंतवादी व्यवस्था के अंत की ओर कौन कौन से कारण थे या कौन कौन सी वो प्रमुख घटनाएं थी, कौन कौन से वो परिवर्तन थे जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछले भागों में हम बात कर चुके हैं कि पूरी बदलती जो परंपराएं थी, इसके ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह से पूरी परंपराएं बदली थी। विशेषकर जो अध्याय 6 है, इसमें हमने 3 वर्गों के बारे में अध्ययन किया है। हमने ये देखा था कि जो 3 वर्ग हैं मुख्य रूप से, यानी पादरी वर्ग, सामंती वर्ग, या फिर जिसको हम भूजात वर्ग ही कह सकते हैं, या फिर भूमिपति वर्ग जो था उसके बारे में, और इसके अलावा हम कृषकों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार इनके आपसी संबंधों को, कौन कौन से कारक थे जिन्होंने इनके आपसी संबंधों को प्रभावित किया था। और ये हमने देखा था कि जो पूरा यूरोप का इतिहास है, विशेषकर जो मध्यकालीन यूरोप का इतिहास है, वो इन्हीं तीनों वर्गों के आपसी संबंधों का इतिहास है एक तरह से कहीं ना कहीं। तो हम इन वर्गों के बारे में पढ़ चुके हैं विस्तार से। आज के भाग में हम ये देखेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि इन तीनों वर्गों के जो आपसी संबंध थे उनमें बड़ा परिवर्तन आया, और अंततः हम देख रहे हैं कि मध्यकाल जो समाप्त होता है और इसके साथ सामंतवादी व्यवस्था भी अंत की ओर प्रशस्त होती है, और इसी वजह से मध्यकालीन व्यवस्था भी समाप्त हो जाती है, जिसे एक तरह से कुछ इतिहासकार अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बाद आधुनिक काल की आहट हमें सुनाई देती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस भाग में हम क्या क्या बिंदु अध्ययन करेंगे। सामंती व्यवस्था के अंत के जो संकेत है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चौथा वर्ग, एक नया वर्ग निकल के सामने आता है। हालांकि हमने पूरे अध्याय में केवल 3 वर्गों के बारे में ही अध्ययन किया है, कि पादरी वर्ग और भू अभिजात वर्ग, भूमिपति वर्ग, और एक था कृषक वर्ग। लेकिन एक चौथा वर्ग भी हमारे सामने आता है, और वो चौथा वर्ग कौन सा है? नगर और उनके निवासी। और इन्हीं नगर निवासियों ने, इन्हीं नगरों ने सामंतवादी व्यवस्था के लिए सबसे पहला मार्ग प्रशस्त किया था, क्योंकि जो नगर हुआ करते थे उनकी संस्कृति अलग हुआ करती थी, उनका जो नगर जो थे उनका माहौल एक तरह से अलग तरह का हुआ करता था। इसी वजह से ये जो नगर का जो माहौल होता था, एक स्वतंत्र माहौल होता था, जिसने कि सामंतवादी व्यवस्था के अनुकूल नहीं था। तो सबसे पहले पतन के कारण के रूप में हम चौथे वर्ग का जो उदय होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद करेंगे कि 14वीं सदी में काफ़ी एक संकट आता है, जो आर्थिक विस्तार की जो प्रगति थी। पिछले भागों में हमने देखा कि किस तरह से एक आर्थिक विस्तार की प्रगति आई थी। विशेषकर 11वीं शताब्दी के बाद कृषि का उत्पादन बढ़ गया था, अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन उसके बाद 14वीं सदी में एक जो संकट आए थे, विशेषकर जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, उनके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है। ये जो 14वीं सदी का जो संकट था, इसकी वजह से समाज के जो तीनों वर्ग थे उनमें एक असंतोष उत्पन्न होता है। विशेषकर जो कृषक वर्ग था उसमें एक असंतोष उत्पन्न होता है, और वो अपने जो दोनों वर्ग थे, पादरी वर्ग और जो अभिजात वर्ग थे, उनके प्रति विद्रोह करते हैं। उसकी क्या कारण थे? इस कृषक प्रतिरोध के जो हिंसक प्रतिरोध हुआ उसके आखिर क्या कारण थे, और इन विरोधों के कारण, इन प्रतिरोधों के कारण क्या परिणाम निकले बाद में, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा चौथा जो बात है वो है राजनीतिक परिवर्तन। इस युग में हम जाके देखते हैं कि बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी हमें दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन थे वो राजनीतिक परिवर्तन के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं, और हमें नए शासक दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये जो नए शासक थे, इन्होंने पुराने शासकों से इस प्रकार ये भिन्न थे, क्योंकि अब जो नए शासक वर्ग आ गया था, उन्होंने सामंत हुआ करते थे उन पर निर्भरता इनकी काफ़ी कम हो गई थी। इस वजह से सामंतवाद का पतन भी प्रशस्त होता है। तो इन 4 प्रमुख कारणों से हम देखेंगे कि सामंतवाद अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें चौथे वर्ग के बारे में। जो पहला हमने बिंदु देखा था, चौथा वर्ग। चौथे वर्ग में कौन आएंगे? नए नगर और नगरवासी। याद रखिएगा, ऐसा 3 वर्ग जो अध्याय उसमें अलग से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तीनों वर्गों की बात करेंगे तो वही तीनों वर्ग आएंगे, लेकिन चौथे वर्ग की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से नगर और उसके निवासी आते हैं। इस मुख्य कारण क्या था कि अगर नगरों का विकास क्यों हुआ था? विशेषकर इटली में नगरों का विकास हम देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में नगरों का विकास होता है। और नगर जो थे व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। आज भी अगर आप देखेंगे जो नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, वो व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। वहाँ पर कृषि प्रधान जनसंख्या नहीं रहती है। लेकिन इसके पीछे इन नगरों के विकास के लिए कृषि प्रधान जनसंख्या ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि
हमने देखा था कि 11वीं शताब्दी में काफ़ी परिवर्तन आए थे, कृषि की प्रौद्योगिकी में बदलाव आ गया था, पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आए थे, जो भूमि का उपयोग था उसके तरीकों में बदलाव आ गया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अतिरिक्त कृषि उत्पादन हुआ था, जो अतिरिक्त खाद्य उत्पादन हुआ था, उसकी वजह से कृषि विस्तार से जनसंख्या में वृद्धि हमें दिखाई देती है, क्योंकि अतिरिक्त जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अब हमारे पास ज़्यादा खाद्यान्न उपलब्ध था उस ज़माने में। इसके अलावा जो व्यापार और व्यवसाय का विकास होने से नगरों का भी विस्तार काफ़ी हो गया था। तो इस प्रकार से चौथा वर्ग हमारे सामने निकल के सामने आता है। ये सब बातें हमने की। देखते हैं कि जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ था उसके लिए क्या करते थे कृषक, क्या करते थे उसके लिए अपनी खाद्यान्न जो अतिरिक्त उत्पादन था उसके लिए बिक्री केंद्रों पे वो जाते थे, जो अपना खाद्यान्न उत्पादन था उसको बेचने के लिए जाते थे। जो वहाँ बिक्री केंद्र होते थे उनके आसपास एक मियादी मेले, यानी समय समय पर कई तरह के मेले लगते थे, त्योहारों का आयोजन किया जाता था। उन मेलों के आसपास ही छोटे मोटे जो जनसंख्या बस गई थी उन मेलों के आसपास, वही जनसंख्या बाद में नगर की जनसंख्या के रूप में विकसित होती हुई दिखाई देती है। वही छोटे छोटे जो कस्बे थे वो नगर के रूप में बाद में जाकर विकसित हो गए थे। इसके लिए एक जर्मन कहावत हम यहाँ याद रख सकते हैं कि नगर की जो हवा होती है वो आदमी को स्वतंत्र बनाती है, यानी नगरों का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, वो स्वतंत्र होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो कृषिदास होते थे, कृषिदास जो अपनी परिस्थितियाँ थी, जिस तरह से इनका जो जीवन था उससे दुखी होकर जो कृषिदास थे, कई कृषिदास नगरों की ओर पलायन कर देते। इन नगरों की ओर पलायन कर जाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि जो नगर में जो श्रमिकों की आवश्यकता थी, क्योंकि नगर में कई तरह की व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, और उन व्यापारिक गतिविधियों के लिए नगरों में क्या आवश्यकता थी, अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी। तो ये जो कृषिदास थे जो भागकर नगरों में चले गए थे, इन्होंने एक तरह से जो अकुशल जनसंख्या, जो श्रमिकों का जो मांग थी उसको पूरी किया। और यही जो वर्ग था, अकुशल श्रमिकों का जो वर्ग था, बाद में देखते हैं कि जनसंख्या, जो नगरों की जनसंख्या है उसका एक प्रमुख भाग भी बन जाता है ये। इससे वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है और एक चौथा वर्ग का उदय होता है जिसे हम नगरवासी कहते हैं। इस चौथे वर्ग में हम क्या क्या शामिल करेंगे? अगर इस चौथे वर्ग के संगठन की अगर हम बात करें, इस चौथे वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि ये जो कृषिदास थे भागकर जब नगरों में चले गए थे, एक तो अकुशल श्रमिक एक तो ये हुआ करते थे इसमें। इसके अलावा दुकानदार और व्यापारी इसमें शामिल है। इसके अलावा साहूकार वर्ग जो था वो था, और एक वकील जो वर्ग था वो। तो मुख्य रूप से ये जो वर्ग थे ये मिलकर नगर की जनसंख्या का निर्माण करते थे। और ये जो नगर की जनसंख्या थी ये काफ़ी हद तक स्वतंत्र हुआ करती थी, जो सामंत थे उनके नियंत्रण से काफ़ी हद तक मुक्त हुआ करती थी। इसके बाद बात करते हैं, एक और व्यवस्था उत्पन्न होती है यहाँ पर। ये जो अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन होता है, ये जो नगरों का विकास होता है, व्यापार का विकास होता है, उसकी वजह से एक नई व्यवस्था हम यहाँ देखते हैं, श्रेणी व्यवस्था। आपको भारतीय इतिहास में भी गुप्त काल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी श्रेणियाँ मिलेगी कई तरह की, जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में गिल्ड जो थे वो नए नए गिल्ड बन गए थे। तो श्रेणी व्यवस्था आखिर क्या थी? जैसा हमने देखा था कि ये जो श्रेणी व्यवस्था थी, ये जो शिल्पकार हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, उनका जो संगठन हुआ करता था उसे श्रेणियाँ कहा जाता था और उसे गिल्ड कहा जाता था। या तो उसे श्रेणियाँ कह सकते हैं या फिर उसे आप गिल्ड कह सकते हैं। तो शिल्पकारों और व्यापारियों की जो संस्थाएं थी उन्हें श्रेणियाँ कहा जाता था। और इनका जो मुख्य कार्य था, इन श्रेणियों का मुख्य कार्य ये था कि ये जो उत्पादन होता था उस पर ध्यान देती थी, उत्पादन पर, उसकी गुणवत्ता पर, उनके मूल्यों पर और उसकी बिक्री पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने का कार्य ये श्रेणियां किया करती थी। तो एक तरह से संगठित रूप से पूरे व्यापार को संचालित किया जाने का जो तरीका था वो श्रेणियां हुआ करती थी। इसके अलावा जो श्रेणियां थी उनके खुद के बड़े बड़े सभागार हुआ करते थे, क्योंकि इन श्रेणियों के जो व्यापारी थे उनके पास काफ़ी पैसा आ गया था, काफ़ी धनवान ये लोग हो गए थे। इसी वजह से इनके बड़े बड़े सभागार हुआ करते थे। और इन सभागारों में क्या करते थे, जो गिल्ड के जो प्रधान होते थे वो आपस में मिलते थे, कई मुद्दों पर आपस में चर्चा किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर अनुष्ठानिक समारोह का आयोजन भी, कई धार्मिक समारोह भी आयोजित किया जाता है। और यही एक तरीका था कि जो व्यापारी वर्ग था ये इन सभागारों के माध्यम से जो सभाएं हुआ करती थी उनके माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को दिखावा करता था और अपनी जो सम्मान था वो एक तरह से अभिजात वर्ग के बराबरी करने का इसने पूरा प्रयास किया था, जब इनके पास अत्यधिक धन और इनके पास अत्यधिक समृद्धि आ गई थी। अब हम देख रहे हैं कि नगरों की जो जनसंख्या में वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार व्यवसाय के विस्तार की वजह से हुई थी। व्यापार, जनसंख्या जो बड़ी थी उसने क्या किया, नगरों के व्यापार में और उसको काफ़ी विस्तार दिया था। व्यापारी जो वर्ग था वो अधिक अमीर हो गया था, अभी हमने बात की, जिससे सभागार में बैठ के सभाएं किया करते थे। तो व्यापारी वर्ग जो अधिक अमीर और शक्तिशाली हो गया था, अब वो अभिजात वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने लगा था। वो अपनी प्रतिस्पर्धा किससे कर रहा था? अभिजात वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने लग गया था। इससे क्या, उनके आपसी संघर्ष बढ़ गया था। जो व्यापारी वर्ग था और जो अभिजात वर्ग था उनमें आपसी संघर्ष बढ़ गया था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सामंतवाद था उसके बंधन ढीले पड़ने लग गए थे, क्योंकि सामंतों को चुनौती देने के लिए अब एक नया वर्ग आ गया था, जिसे हम कह सकते हैं व्यापारी वर्ग जो था या जो अमीर वर्ग हुआ करता था वो अब एक तरह से सामंतवाद को या सामंती जो लोग थे उनको चुनौती देने लग गया था। इससे सामंतवाद के जो बंधन थे काफ़ी हद तक ढीले पड़ गए थे।
अब एक और संस्था यहाँ पर हम देखते हैं, कैथीड्रल नगर। कैथीड्रल नगर भी विकसित होते हुए दिखाई देते हैं, विशेषकर जब जनसंख्या बढ़ गई थी। तो ये भी एक तरह से धार्मिक नगर थे। कैथीड्रल नगर क्या हो सकते हैं, देखते हैं। ये फ्रांस में 12वीं सदी के अंदर निर्मित चर्च हुआ करते थे, जिनको हम कैथीड्रल कहते हैं। यहाँ पर एक कैथीड्रल की तस्वीर आपको, यहाँ कैथीड्रल नगर की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दी है। तो कैथीड्रल क्या हुआ करते थे, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में जो चर्च हुआ करते थे, उनके जो मठ हुआ करते थे, उन्हें कैथीड्रल कहा जाता था। और ये मुख्य रूप से मठों की भूमि हुआ करती थी। ये कैथीड्रल किसकी भूमि थे, ये मठों की भूमि हुआ करते थे। और इनके निर्माण में खास बात ये थी, क्योंकि ये नगर के आसपास हुआ करते थे, तो इनके जो निर्माण हुआ करता था उसमें लगभग समाज के सभी वर्गों का योगदान होता था। समाज के सभी वर्ग जो थे वो या समूह जो थे इनके निर्माण में सहयोग देते थे। इसके अलावा जो इनके आकार थे काफ़ी विशाल हुआ करते थे और इनके निर्माण में अनेक वर्षों का समय लगता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक तो इनके आकार काफ़ी बड़े होते थे, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको कैथीड्रल दिखाया गया है, इसका आकार आप कितना विशाल है देख सकते हैं। तो ये विशाल आकार के हुआ करते थे और उनको बनने में बहुत सा समय लगता था, काफ़ी वर्ष लगते थे। इस वजह से क्या होता था, जो इनके आसपास जो जनसंख्या काफ़ी बच जाती थी। इनकी निर्माण के दौरान घनी आबादी यहाँ पर बसावट हो जाती थी और एक तरह से ये तीर्थ स्थल का काम किया करते, क्योंकि धार्मिक स्थल तो हुआ करते थे, तो एक तरह से तीर्थ स्थल का काम लोगों के लिए किया करते थे। तो जो आबादी बच जाती थी आसपास, तो एक तरह से वो छोटे मोटे नगर बन जाते थे। और इन्हीं नगरों को बाद में क्या कहा जाने लगा, उन्हीं नगरों को बाद में कैथीड्रल नगर कहा जाने लगा। तो ये जो आसपास छोटे नगरों का विकास हुआ, वही कैथीड्रल नगर है। यानी कैथीड्रल्स के आसपास, जो इन चर्चों के आसपास जो नगर या जो बसावट होती थी, उसे कैथीड्रल नगर कहा जाता है। कैथीड्रल नगर जो हुआ करते थे, या कैथीड्रल की वास्तु की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर क्या हुआ करता, बड़े बड़े सभागार हुआ करते थे। और इन बड़े बड़े सभागारों को बनाने का कारण ये था कि जो पादरी अगर जहाँ से आवाज़ देता था, तो उससे ताकि सभी लोगों को आसानी से वो आवाज़ सुनाई दे सके, इसलिए बड़े बड़े सभागार इनके अंदर हुआ करते थे। इसके अलावा इनमें प्रार्थना के लिए आमंत्रित करने के लिए, लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए बड़ी बड़ी घंटियाँ लगी होती थी इनके अंदर। और एक खास बात ये थी, इनकी सजावट के लिए विशेष प्रकार की खिड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। और इन खिड़कियों में हम देखते हैं कि अभिरंजित कांच, जो अभिरंजित कांच का मतलब कलरफुल कांच, रंगीन कांच लगाए जाते थे। और वो इस तरह से वो कांच इस तरह के हुआ करते थे कि अगर जो दिन के समय क्या होता था, ये देखिए आप यहाँ पर ये कांच लगे हुए हैं। दिन के समय अगर सूरज की रोशनी थी पूरी तरह से पूरे सभागार में पड़ती थी और इससे पूरा सभागार रोशन हो जाता था। और रात के समय जो यहाँ पर अभी इस कैथीड्रल में जो मोमबत्तियाँ जलती थी और उनकी जो रोशनी थी वो बाहर की तरफ दिखाई देती थी पूरे नगर को, तो एक तरह से बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता था। तो इस तरह का इनका जो कैथीड्रल का जो वास्तु होता था वो हुआ करता था। और ये जो कैथीड्रल जो थे, इनके जो कांच हुआ करते थे, खिड़कियाँ हुआ करती थी, उन पर बाइबल की जो दृश्य थे वो अंकित किए हुए थे। इसकी वजह से जो अनपढ़ व्यक्ति होते थे वो भी आसानी से बाइबल के बारे में समझ सकते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कैथीड्रल का वास्तु किस तरह का था, कैथीड्रल क्या हुआ करते थे और इनके आसपास कैथीड्रल नगरों का विकास कैसे हुआ, वो हमने इस भाग में देखा था। अब देखते हैं दोस्तों कि 14वीं सदी का संकट क्या है। पहला हमने देख लिया कि जो एक पहला चौथा वर्ग उत्पन्न होता है, नगर और उसके निवासी, वो उन्होंने किस प्रकार से प्रभावित किया। उसके बाद हम देखते हैं कि 14वीं सदी का एक संकट, जो 14वीं सदी है उसमें एक संकट उत्पन्न होता है। विशेषकर जो आर्थिक विस्तार जो था, उसकी प्रगति की जो रफ्तार थी काफ़ी धीमी हो जाती है। हमने देखा था 11वीं शताब्दी के बाद, 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी लगभग 300 वर्षों के आसपास या 300-400 वर्षों में क्या होता है, एक क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन, जो कृषि की प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन आए थे कृषि तकनीक में, इसके अलावा जलवायु जो परिवर्तन हुए थे उनकी वजह से, और ये भू उपयोग के जो तरीके बदल गए थे उनकी वजह से काफ़ी आर्थिक प्रगति हुई थी पिछले 300 वर्षों में। लेकिन 14वीं शताब्दी में आखिर ये प्रगति काफ़ी धीमी हो जाती है। कि आखिर क्या कारण थे, और इस धीमी प्रगति ने ही इन जो सामंती व्यवस्था थी इसके बंधन ढीले कर दिए थे, सामंती व्यवस्था का अंत की ओर मार्ग प्रशस्त किया था। और कैसे इन तीनों वर्गों के जो 3 वर्ग थे, इन तीनों वर्गों के जो आपसी संबंध थे आखिर किस तरह से प्रभावित हुए, तो वो कौन कौन से कारक थे। इसमें मुख्य रूप से एक तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु में जो परिवर्तन हुए थे 14वीं शताब्दी में आकर, उन्होंने कैसे एक संकट उत्पन्न कर दिया था। इसके अलावा जो धातु मुद्रा में कमी आ गई थी, और एक थी प्लेग महामारी। ये 3 प्रमुख कारक थे जिन्होंने 14वीं सदी में संकट उत्पन्न किया। पहला हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन। विशेषकर हम देखते हैं कि जो उत्तरी यूरोप है, उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंदर एक वापस तीव्र ठंड का दौर शुरू हो जाता है। हमने देखा था कि 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक एक तीव्र ठंड का दौर था, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन अधिक नहीं बढ़ पाया था। और फिर हम देखेंगे कि 11वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि गर्मी का दौर शुरू हुआ था और उससे कृषि उत्पादन बढ़ गया था। लेकिन एक बार फिर 13वीं सदी के अंत में क्या हुआ, 13वीं सदी के अंत में विशेषकर उत्तरी यूरोप में वापस ठंड का दौर शुरू हो गया। इससे जो जो कृषि का उत्पादन था उसमें काफ़ी कमी आई, जिसके परिणाम ही निकले कि जो पैदावार का मौसम था वो छोटा हो गया। यानी अब पैदावार ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि ज़्यादातर पूरे लंबे समय तक ठंड थी और गर्मी का मौसम छोटा हो गया था, तो पैदावार का जो मौसम था काफ़ी छोटा हो गया था। इसके अलावा जो तूफान और सागरी बाढ़ें भी बढ़ गई थी।
इससे क्या था, जो फार्म थे, बड़े बड़े जो खेत हुआ करते थे, वो नष्ट हो गए थे। उनमें काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी खेती करना संभव नहीं हो पाया था। इससे पैदावार में कमी आई और करों में भी कमी हो गई। जो अभिजात वर्ग हुआ करता था उसकी जो कर उगाता था उसमें काफ़ी कमी आ गई, क्योंकि पैदावार नहीं होती थी तो वो कर भी अधिक नहीं ले सकते थे। इससे क्या हो कि जो पशुओं का जो चारागाह थे उनमें भी कमी आई, पशु भी मरने लगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो कृषि का उत्पादन था काफ़ी घट गया था। इसकी वजह से जो कर की जो मांग थी, वो करों के जो उगाने की जो तरीका था उसमें भी काफ़ी कमी आई थी। इससे अभिजात वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ था। उनकी जो आमदनी हुआ करती थी वो काफ़ी कम हो गई थी। तो इस प्रकार ये पहला कारण है। दूसरा कारण हम देखते हैं कि धातु मुद्रा में कमी, जो धातु की मुद्रा थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अब ये 14वीं शताब्दी के आसपास आकर 13वीं शताब्दी के आसपास आकर एक मुद्रा अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी थी और इस मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ही नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन 14वीं शताब्दी में क्या होता है, जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी का उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। इसकी वजह से जो मुद्रा में भारी कमी उत्पन्न हो जाती है, धातु मुद्रा में कमी हो जाती है, इसलिए एक संकट उत्पन्न हो जाता है मुद्रा अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसी वजह से भी आर्थिक उन्नति जो थी काफ़ी कम हो जाती है। अब एक जो बड़ा संकट है, इन दोनों ही संकटों से जो बड़ा संकट है या कह सकते हैं जो महासंकट है वो और आने वाला था, उसे कहते हैं प्लेग महामारी। प्लेग एक तरह से क्या है, ये चूहों से होने वाली बीमारी होती है, महामारी होता है, संक्रमित करती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करती है। तो प्लेग महामारी जो थी एक बड़ा संकट के रूप में यहाँ पर सामने आई। इसकी वजह ये हुआ करती थी क्योंकि यूरोप में व्यापार काफ़ी बढ़ गया था, विशेषकर जो अंतर महाद्वीपीय व्यापार था वो यूरोप में इस दौर में काफ़ी बढ़ गया था। इसकी वजह से क्या होता था, जो व्यापारिक जहाज आया करते थे बंदरगाहों पर, तो उनके साथ जो चूहे थे वो भी कई दूसरे देशों से चूहे भी आया करते थे और इनकी वजह से इन्हीं चूहों ने बाद में वहाँ पर जो एक नई बीमारी फैलाई जिसको कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। ये जो चूहे आया करते थे सामान के साथ, उनसे एक नई तरह की बीमारी उत्पन्न हुई, वो थी ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता था। और इस बीमारी से कहते हैं दोस्तों कि इस बीमारी की वजह से उस समय लगभग यूरोप की 20 से लेकर 40% जनसंख्या प्रभावित हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई थी। 20 से 40% जनसंख्या की लगभग मृत्यु हो गई थी। तो एक बड़ा जनसंख्या का जो भाग था वो लगभग समाप्त हो गया था। इस जनसंख्या के भाग को समाप्त हो जाने से क्या हुआ कि इसकी वजह से जो मजदूर हुआ करते, जो श्रमिक हुआ करते, उनकी काफ़ी कमी हो गई थी। इसकी वजह से जो मजदूरी की दरें भी बढ़ गई थी। तो ये नगर, और मुख्य रूप से जो बीमारी थी इससे बड़े बड़े जो नगर थे वो प्रभावित ज़्यादा हुए थे। और इसके अलावा जो बंद समुदाय हुआ कर, जैसे मठों की बात करते हैं, वो जो थे सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में जहाँ पर यूरोप की जनसंख्या 730 लाख हुआ करती थी, वहीं 14वीं सदी में हम देखेंगे कि यूरोप की जनसंख्या में एक भारी गिरावट आती है, वो 450 लाख रह जाती है। 730 लाख से घटकर 450 लाख रह गई, यानी एक तरह से इसमें लगभग 30 से 40% तक की गिरावट हम ये देखते हैं। लगभग 30 से 40% तक की गिरावट आती है जनसंख्या में। तो इतनी भारी गिरावट जनसंख्या में जो आती है उसकी वजह से काफ़ी दुष्परिणाम निकलते हैं और एक तरह से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणामों की अगर हम बात करें तो इससे आर्थिक मंदी और व्यापक सामाजिक विस्थापन हो जाता है, क्योंकि लोग नगरों को छोड़कर अब गाँवों की तरफ वापस पलायन करने लग जाते हैं। आर्थिक मंदी और सामाजिक विस्थापन का दौर शुरू हो जाता है। इसके अलावा जनसंख्या में कमी से मजदूरों की संख्या घटी थी, क्योंकि जनसंख्या में कमी आ गई थी तो मजदूर काफ़ी कम हो गए थे। जो अकुशल मजदूर जो काफ़ी उपलब्ध थे शहरों के अंदर, और वो शहरों में आके बस गए थे उसकी वजह से। और शहरों में क्योंकि मुख्य रूप से ये प्लेग महामारी फैली थी और इसकी वजह से वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम हो गई थी और इसके चलते मजदूर जो थे वो काफ़ी कम हो गए थे। इसकी वजह से क्या हो, कृषि उत्पादन में असंतुलन उत्पन्न, क्योंकि मजदूर नहीं मिलते थे, ना तो कृषि करने के लिए मजदूर मिलते थे, नहीं व्यापार करने के लिए मजदूर मिल रहे थे। तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए और कृषि के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं थे। इससे कृषि में भी एक बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो गया था। कृषि उत्पादों के मूल्यों में काफ़ी कमी आ गई थी, क्योंकि लोग खरीदने के लिए जनसंख्या नहीं बची थी। इसके अलावा जो मजदूर की दरों में वृद्धि हो गई थी, अब मजदूरी की दरें भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो इस प्रकार ये जो 3 कारण हैं, इनकी वजह से हम देखते हैं कि एक बड़ा संकट 14वीं शताब्दी में उत्पन्न होता है। उसी संकट के आगे जाकर हम देखते हैं कि सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है। जो बाकी का जो तीनों वर्ग हैं, विशेषकर मुख्य रूप से जो अभिजात वर्ग था उसकी आमदनी प्रभावित होती है। उसकी आमदनी का असर हम देखते हैं कि पादरी वर्ग पे भी पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था इस इन तीनों कारणों से, ये जो 14वीं सदी का संकट था, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला था कृषक वर्ग। और उस कृषक वर्ग ने इसके विरुद्ध काफ़ी विद्रोह भी किए। हम देखते हैं कि मजदूरी की दरों में वृद्धि हो गई थी, कृषि उत्पादन के मूल्यों में काफ़ी गिरावट आ गई थी, और जो लोड हुआ करते थे, जो अभिजात वर्ग हुआ करते थे, उनकी आमदनी भी काफ़ी कम हो गई थी। और जब उनकी आमदनी कम हो गई तो उन्होंने क्या किया, जो अभिजात वर्ग होता था या जो लोड हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, जो पुरानी मजदूरी की जो नियम थे, जो पुरानी परंपराएं थी, उनको वापस शुरू कर दी, उनको पुनर्जीवित करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इसके खिलाफ जब इन्होंने, ये जो लोड हुआ करते थे या अभिजात वर्ग था, इसने जब पुरानी व्यवस्था पुनः लादने का प्रयास किया, तब जो कृषक थे
विशेषकर जो शिक्षित कर सकते हैं या जो समृद्ध कर सकते हैं, उन्होंने इनके विरुद्ध विद्रोह किए। उन्होंने कई हिंसक विद्रोह भी इन्होंने किए। हालांकि बाद में इन विद्रोहों को दबा दिया गया बड़ी निर्ममता से, लेकिन फिर भी इन विद्रोहों ने ये कुछ संकेत हमें दे दिए थे कि अब सामंती व्यवस्था के पतन सुनिश्चित हो गया था। ये जो विद्रोह हुए थे, इन्होंने क्या परिणाम इनकी वजह से निकले? एक तो इन विद्रोहों ने ये बताया, या फिर इन संकटों ने ये हमें बताया कि ये जो पुरानी सामंती व्यवस्था है, ये जो सामंती रिश्ते हैं, उन्हें उनकी स्थापना करना अब संभव नहीं है। एक तरह से अब सामंती व्यवस्था के दिन अब लद गए हैं, उन्हें दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था जो थी, उसको पलटना भी संभव नहीं था। लॉर्डों ने क्या किया था, जो पुरानी व्यवस्था थी, वस्तु विनिमय वाली जो व्यवस्था थी, उसे लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसको पलटना उनके लिए अब संभव नहीं था। तो एक तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ सामंतशाही के अंत की शुरुआत हो गई थी। अब अगला जो परिवर्तन है, जो तीसरा प्रमुख कारण है इनके लिए, चौथा प्रमुख कारण है राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तनों ने आखिर किस तरह से ये जो सामंतवाद था उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। राजनीतिक परिवर्तनों में हम मुख्य रूप से बात करेंगे जो नए शासक वर्ग का उदय हुआ। उस नए शासक वर्ग ने सामंतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत की। हम देख रहे हैं कि जो समाज में जो सामाजिक और आर्थिक जो विकास हो रहा था, जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे, या जो आर्थिक परिवर्तन जो हो रहे थे, या आर्थिक विकास जो हो रहा था, उसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय को, उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया था। और उस समय व्यापार और वाणिज्य और नगरों के विकास ने भी राजाओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि अब किस तरह से व्यवस्था को बदला जाए। अभी तक जो पूरी व्यवस्था थी वो सामंतवाद के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, सामंतवाद पर ही आधारित थी, और उसी की तरह से जो पुराने संगठन चले आ रहे थे। लेकिन अब राजाओं ने, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और नगरों का विकास हुआ था, इसीलिए राजाओं ने अब नई व्यवस्था को समर्थन देना शुरू कर दिया था। विशेषकर हम देखते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति में बढ़ावा किया। देखिए, खास कारण है सैनिक और वित्तीय शक्ति, क्योंकि अब व्यापार की उन्नति हो गई थी, नगर हुआ करते थे, इनसे राजाओं को काफ़ी पैसा मिलता था। जो व्यापारी वर्ग था वो राजाओं को काफ़ी आमदनी, उनसे राजाओं को काफ़ी आमदनी होती, तो राजाओं के पास एक तरह से वित्तीय शक्ति उनकी बढ़ने लग गई थी। उनके लिए वित्त के एक स्थायी साधन उत्पन्न हो गए थे इसकी वजह से, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था। और इन स्थायी सैनिकों की वजह से क्या हुआ कि जो सामंतवाद पर उनकी निर्भरता थी, अभी तक क्या होता था कि जो राजा किसी युद्ध के लिए सामंत की जो सेना थी उस पर ही निर्भर हुआ करते थे। लेकिन अब शासकों ने क्या किया, अब उन्होंने खुद की स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कुछ हम नए शासकों का, जैसे कुछ नए शासकों का उदाहरण ले सकते हैं। उस समय कौन कौन से शासक थे? अगर हम बात करें फ्रांस में तो लुई 11वां एक प्रमुख शासक था। ऑस्ट्रिया की बात करें तो मैक्समिलन था। इसके अलावा इंग्लैंड में हम देखते हैं हेनरी 7 एक नए शासक वर्ग के रूप में उदय होता है। स्पेन में हम इसाबेला और फर्डिनेंड के रूप में हम नए शासक वर्ग के उदय होते हुए देखते हैं। तो इस प्रकार कई देशों में, यूरोप के कई देशों में नए शासक वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने जो परिवर्तन आए थे उनको स्वीकार किया, उनको बढ़ावा दिया, और जो व्यापार था उसको बढ़ावा दिया, नगरों को बढ़ावा दिया उन्होंने। इस नए शासक वर्ग ने क्या किया, हमने बताया, जैसे भी आपको स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया, और एक नौकरशाही भी, इन्होंने अपनी खुद की नौकरशाही भी खड़ी कर ली। अभी तक इनकी नौकरशाही में मुख्य रूप से सामंत वर्ग के लोग ही हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी खुद की नौकरशाही रखना, स्थायी नौकरशाही रखना शुरू कर दिया, और एक राष्ट्रीय कर प्रणाली शुरू कर दिया। राष्ट्रीय कर प्रणाली, अपने वित्तीय साधनों के लिए इन्होंने एक राष्ट्रीय कर प्रणाली, यानी पूरे राष्ट्र में एक समान कर व्यवस्था लागू करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा समुद्र पार जो व्यापार के विस्तार की भी कई संभावनाएं शुरू, इस युग में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो शासक थे उन्होंने समुद्र पार व्यापार को प्रोत्साहन दिया, और सबसे पहले इसमें जो व्यापार शुरू किया था वो स्पेन और पुर्तगाल जो देश थे, इनके जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले इस व्यापार को शुरू किया था। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाले जो सामाजिक परिवर्तन थे, उनकी सफलता, इन शासकों की सफलता का प्रमुख कारण थे। इन शताब्दियों में विशेषकर जो परिवर्तन आए थे, जो सामाजिक परिवर्तन आए थे, उन्होंने इन शासकों को काफ़ी मजबूती प्रदान की थी। इसके अलावा जो विभिन्न कारणों से सामंतों पर राजाओं की निर्भरता भी कम हो गई थी। बहुत से कारण थे, हमने देखा व्यापार व्यवसाय का उन्नति हो गई थी, नगर बढ़ गए थे, और कई 14वीं सदी में जो संकट आए थे उनकी वजह से क्या हुआ कि ये जो राजा थे, ये जो शासक हुआ करते थे, इनकी सामंतों पर निर्भरता काफ़ी कम हो गई थी। अब जो सामंतों और अभिजात वर्ग की जो प्रभाव थे उसमें काफ़ी कमी आ गई थी, क्योंकि एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया था। हम देख रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग था वो इन्हें चुनौती देने लग गया था। तो हालांकि जो अभिजात वर्ग था उसने चुपचाप इन परिवर्तनों को सहन नहीं किया, उसने काफ़ी हद तक इनका विरोध भी किया, कुछ हिंसक विद्रोह भी किए, लेकिन इन विद्रोह का भी राजाओं द्वारा दमन कर दिया गया। और अभिजात वर्ग ने अब जब ये देखा कि उसके प्रभाव क्षेत्र में कमी आ गई है तो उसने कोशिश की, जो नया जो प्रशासनिक सेवाएं हुआ करती थी, जो नई नागरिक सेवाएं हुआ करती थी, उनमें स्थान प्राप्त करने का उसने प्रयास किया, और काफ़ी हद तक उसमें वो सफल भी हो गया। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हम यहाँ भी देखते हैं कि जो राजा जो थे
जो शासक हुआ करते थे उनके दरबारों में अब ना केवल सामंती वर्ग हुआ करते थे, ना केवल अभिजात वर्ग हुआ करते थे, बल्कि उनके दरबार में साहूकार और जो व्यापारी वर्ग थे उनको भी अब उसमें जगह दी जाने लगी, क्योंकि राजा को वो आर्थिक सहायता देते थे। राजा को अपनी सेना रखने के लिए काफ़ी वित्त की आवश्यकता होती थी और ये वित्त की पूर्ति थी, ये जो नगरों के जो व्यापारी हुआ करते थे ये उस वित्त की पूर्ति किया करते थे। इसलिए राजा के दरबार में अब हम देखेंगे कि व्यापारी वर्ग और साहूकार वर्ग भी काफ़ी हमें दिखाई देते हैं। और मुख्य रूप से जो पूरी जो नई राजनीतिक व्यवस्था आई थी ये काफ़ी केंद्रीकृत हो गई थी, यानी अब शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं रहा। अभी तक हम देख रहे थे जो सामंत थे उनके पास काफ़ी शक्ति हुआ करती थी और वो राजा पर नियंत्रण रखते थे इस तरह से, और जो पोप था या जो चर्च था वो भी राजा पर नियंत्रण रखता था। लेकिन ये जो व्यवस्था थी पूरी तरह से ये केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इसकी वजह से हम आगे जाके देखेंगे कि जो राष्ट्रीय राज्य थे उनका निर्माण शुरू होने लग गया था और एक तरह से गैर सामंती व्यवस्था हो गई थी और पूरी इस व्यवस्था ने इस तरह से पतन की ओर रास्ता प्रस्तुत किया था। ये अब दोस्तों कि कुछ ये जो पूरा अध्याय हमने पढ़ा है इसमें जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, इस पूरे अध्याय के दौरान जो प्रमुख घटनाएं थी कहीं छूट गई है या फिर जिनका वर्णन हमने किया था उनको एक बार यहाँ पर आपको सारणी के माध्यम से समझाया गया है। आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में भी वैसे ही जितनी घटनाएं यहाँ पर बताई जा रही सब दी गई है, तो वहाँ से भी आप नोट कर लें। बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर ली गई है। जैसे हम देखते हैं कि फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास एक बार हम देखते हैं। फ्रांस का जो प्रारंभिक इतिहास था उसमें 481 ईस्वी की बात करें तो क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। इस समय जो फ्रांस में कौन राजा बना था? क्लोविस फ्रैंक जो था वो फ्रांस का राजा बन गया था। और 486 ईस्वी में क्या था, क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गोल, हमने देखा था कि जो फ्रांस में एक जर्मन जाति थी गोल, उन्होंने वहाँ पर ये प्रांत बनाया था। तो ये एक तरह से रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, उस पर विजय अभियान किया था और उस पर अधिकार कर लिया था। 496 में हम देखते हैं कि क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे। अब एक तरह से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। 714 ईस्वी में क्या होता है कि चार्ल्स मार्टल के राजमहल का मेयर बनाया जाता है उसे। उसके बाद 751 ईस्वी में मार्टल का पुत्र पॉपिन फ्रैंक लोगों को शासक को अपदस्थ करके स्वयं भी शासक बन जाता है और एक तरह से एक नए वंश की वहाँ पर वो स्थापना करता है। और 768 ईस्वी में पेपिन के स्थान पर उसका पुत्र शॉर्लमेन, जो कि सबसे महान फ्रेंच शासक माना जाता है, शॉर्लमेन जो था वो शासक बनता है। और 800 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ये आपको जरूर याद रखनी चाहिए। 800 ईस्वी में क्या होता है, जो पोप लियो तृतीय जो हैं वो शॉर्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि देते हैं। इससे क्या था कि रोमन साम्राज्य का जो धर्म था वो जो फ्रांस जो था वो एक प्रमुख शक्तिशाली राज्य बन गया था। और 840 ईस्वी में नॉर्वे में वाइकिंग लोगों के जो हमले शुरू हो जाते हैं फ्रांस के अंदर, जो कि फ्रांस की पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार जो फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास है वो आप कुछ महत्वपूर्ण तारीखें, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अब बात करें कि 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक कुछ घटनाएं हुई थी, प्रमुख घटनाएं, उनको देखें तो 1066 ईस्वी में हम देखते हैं कि नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि सामंतवाद का प्रचार वहाँ पर प्रसार जो होता है इंग्लैंड में होता है। 1100 ईस्वी के पश्चात फ्रांस के कैथेड्रलों का निर्माण, हमने पूरी बात की थी कैथेड्रल नगरों के बारे में, कैथेड्रलों के वास्तु के बारे में हमने बात की थी। तो विशेषकर 12वीं शताब्दी की ये प्रमुख रचनाएं हुआ करती थी कैथेड्रल। 1315 से लेकर 1700 ईस्वी में यूरोप में महान अकाल पड़े। इसके अलावा 1347 से 1350 ईस्वी में ब्यूबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में हमने बात की, किस प्रकार इसने उस समय के जो तीनों वर्ग थे उनके सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया था। 1338 से लेकर 1461 ईस्वी तक इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, जिसने सामंतवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके अलावा 1381 ईस्वी में हम देखते हैं कि कृषकों के कई विद्रोह हुए, इसकी वजह से भी सामंतवाद का पतन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ नए शासक वर्ग का उदय भी होता है। कुछ नए शासक वर्गों में आप याद रखिए कि जो फ्रांस के नए शासक थे उन्होंने कब तक शासन किया, स्पेन में नए शासक वर्ग कौन कौन किस समय रहे, इंग्लैंड के नए शासक वर्ग किस समय रहे। तो इस प्रकार से ये जो कुछ जो इतिहास है इसकी कुछ प्रमुख तारीखें हैं वो आपको याद कर लेनी चाहिए यहाँ से। तो दोस्तों इस प्रकार आज के भाग में हमने ये उन परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जो कि 14वीं सदी में हुए। विशेषकर वो परिवर्तन थे जिन्होंने सामंतवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त किया था। ये जो पूरा अध्याय था इसमें हमने मुख्य रूप से सामंतवाद पर ही चर्चा की। एक तरह से हमारा जो केंद्र बिंदु रहा अध्ययन का वो सामंतवाद ही था। तो ये जिसे हम मध्यकालीन यूरोप के नाम से भी जानते हैं। तो हमने जिन परिवर्तनों की बात यहाँ पर की आज, उनकी वजह से एक नए युग, एक नए आधुनिक युग की शुरुआत हम देखते हैं। तो यूरोप में इन परिवर्तनों के बाद ही आधुनिक काल शुरू होता है। तो अगले भाग में हम इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।